दूसरी तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। लेकिन अमेरिका ने रूस के जहाजों को पकड़कर इस बात पर मुहर लगा दी कि अब 2026 में तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, क्योंकि किम जोंग उन पहले से ही अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। वहीं चीन हो या फिर भारत, सभी देशों से ट्रंप पंगा ले रहे हैं। कुल मिलाकर हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम ज्योतिषाचार्य और रक्षा विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे और उनके दावों को सुनेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप पूरी परिस्थितियों को देखिए तो साल की शुरुआत से ही जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, खास करके अगर आप ईरान की बात कर ले या फिर जो अमेरिका ने जिस तरह की रणनीति अपनाई और जिस तरह से वेनेजुएला पर जो राष्ट्रपति मादुरो के साथ हुआ, वो दुनिया उससे वाकिफ है। तो कुल मिलाकर क्या ट्रंप की जो नीतियां हैं वो सवालों के घेरे में है? क्या आने वाले समय में इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी? और क्या ये जो दुनिया है, जो ये विश्व है, वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? क्योंकि जो इशारे हैं वो ऐसे ही साफ हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पुतिन का भी जो गुस्सा है वो कई बार सामने आ चुका है, किम जोंग का जो गुस्सा है वो लगातार सामने आया है, और उसके अलावा चीन ने भी जो कुछ भी वेनेजुएला में हुआ है उस पर नाराजगी अमेरिका पर निश्चित तौर पर जाहिर की है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो फिलहाल नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर आप देखें तो कई देश आज के वक्त में परमाणु युद्ध जो है वो अवॉइड जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अमेरिका की यही स्थिति रही तो क्या जो युद्ध का पैटर्न है, जो युद्ध का तरीका है, वो भी बदलेगा? क्योंकि अगर आप पहले और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो निश्चित तौर पर उस तरफ परिस्थितियां 1914 से 1918 जब पहला विश्व युद्ध हुआ, या फिर अगर आप 1940 से 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसकी बात करते हैं, तो दोनों ही विश्व युद्ध के समय में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। लेकिन अब की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। और चलिए आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, और इसके अलावा शिवांगी निर्भया जी, ज्योतिषाचार्य, भी जुड़ गई हैं। वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। यूके देवनाथ सर, ये जो परिस्थितियां हैं पहले विश्व युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध की, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो जो 1914 से 1918 का समय था, या 1940 से 1945 का समय था प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की, लेकिन अगर अभी के समय की हम देखें, क्या लगता है कि क्या सचमुच ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के हालात है वो चाह रहे हैं ऐसा कि वो बिल्कुल एक तरफा राज करे पूरी दुनिया पर। शक नहीं कि दुनिया में इस तरफ इस समय बहुत तनाव का माहौल छाया हुआ है। पूरी दुनिया में पहले से ही हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था। यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी चरम सीमा पर है। अभी पिछले हफ्ते ही चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री और वायु सीमा के अंदर बहुत इंटेंसिव और खतरनाक एयर एक्सरसाइज किए। ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला घुस गए हैं। एक सार्वभौम देश के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को हाईजैक करके ट्रंप ले गए हैं अमेरिका। अब ट्रंप जो हैं धमकी दे रहे हैं क्यूबा को, बोलिविया को, मेक्सिको को कि वहां से ड्रग्स की तस्करी होती है तो उनके ऊपर भी हमला कर देंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर एक बयान दे के कि ग्रीनलैंड को भी वो कब्जा लेना चाहते हैं, जरूरत पड़े तो फौज की ताकत पर। अब पूरा यूरोप आश्चर्यचकित है, डेनमार्क भयभीत है। ऐसी हालत में दुनिया में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। वो भारत के ऊपर भी कभी 50% और अभी बोल रहे हैं कि 500% का टैरिफ लगा देंगे। तो क्या दुनिया में इससे विश्व युद्ध चालू हो सकता है? ये थोड़ा मैं 2 सेंटेंस में कह दूं। देखिए, चीन जो है उभरता हुआ पावर है, लेकिन चीन की मिलिट्री पावर जो है फिलहाल मात्र ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी तक ही सीमित है। रूस जो है महाशक्ति है, लेकिन रूस इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में गले तक, नाक तक फंसा हुआ है। ऐसी हालत में फ्रांस है, इंग्लैंड है, एक टाइम में ये सुपर पावर थे, एक टाइम अभी भी नेटो में इनको सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की पावर है, ये सब छुटभैया देश हो गए हैं और अमेरिका के पिछलग्गू ही हो गए हैं मोरलेस। तो कौन अमेरिका से खतरा मोल लेकर अमेरिका पर हमला करेगा? शायद इस वक्त दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो कि आमने सामने की लड़ाई में, चाहे कन्वेंशनल लड़ाई हो या न्यूक्लियर लड़ाई हो, अमेरिका के साथ मोल लेगा। ईरान बार बार धमकाता है, लेकिन ईरान के पास नेवी नहीं है, आर्मी नहीं है। छोटी सी जो उनकी आईआरजी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो धमकियां देते रहते हैं, लेकिन ईरान भी किसी तरह से अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। जी
ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। शिवांगी जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। शिवांगी जी देखिए, जब इस बार साल की शुरुआत हो रही थी और उससे पहले ही जब मैंने कई सारे शोज किए थे, तो लगातार जो एस्ट्रोलॉजी है उनके ट्रम्प की बात अगर हम कर रहे थे तो ट्रम्प के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इस तरह के उटपटांग फैसले लेंगे। देखिए साल की शुरुआत में जिस तरह के फैसले ट्रम्प की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या सचमुच एक गंभीर समस्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी दुनिया में? ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मनोरमा जी मैं बात करूं तो नक्षत्रों का संयोग और ग्रहों का संयोग बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि शनि मीन राशि में है और मीन में जब शनि आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और तृतीय विश्व युद्ध की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। राहु का जो ट्रांजेक्ट कुंभ में चल रहा है, उनके संयोग देखूं, राहु का देखूं, शनि का देखूं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इसकी नींव रखी जा चुकी है। तो युद्ध होने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं और आगे ये जो अभी हालात बन रहे हैं ना, आगे जुलाई से लेकर और अक्टूबर के बीच हालात और बदतर होंगे। जी ठीक है। अच्छा यूके देवनाथ सर, एक बात ये भी समझाइए कि अगर इस समय में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न हैं, तो ऐसे में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है? और अच्छा, अमेरिका को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो कहेगा वो होगा? वो जिस तरह के फैसले छोटे छोटे देशों के लिए लेगा, उन देशों को ये मानना पड़ेगा। उसको ऐसा क्यों नहीं लगता कि उन देशों की बात रखने के लिए रशिया हो, चाइना हो, भारत, ऐसे तमाम देश हैं जो सामने आ सकते हैं? हाँ, खुशबू देखो, जहाँ तक न्यूक्लियर हथियारों की बात है, रूस के पास 5,000 न्यूक्लियर हथियार हैं, डिलीवर भी कर सकता है। अमेरिका के पास 4,500 न्यूक्लियर हथियार हैं, डिलीवर भी कर सकता है। चीन भी दावा करता है कि आज की तारीख में उसके पास 500 न्यूक्लियर हथियार हैं। वो बढ़ाकर उनको अगले 5 साल में 1,000 न्यूक्लियर हथियार बनाना का उसने टारगेट रखा हुआ है। बाकी जो देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, हम सबके पास 100, 200 या 300 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। कुछ छोटे छोटे देश भी हैं, जैसे इसराइल, इंटेलिजेंस बोलती है कि उनके पास शायद 50 न्यूक्लियर हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग इन जो हैं, वो भी कभी कभी हिंट देते हैं कि उनके पास भी 30 न्यूक्लियर हथियार हैं। सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कोई देश क्यों करेगा? सभी देशों ने मोरलेस ये पॉलिसी रखी हुई है कि वह अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल तभी करेंगे अगर दूसरा देश उनके ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकल भाषा में, फौजी लैंग्वेज में हम इसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बोलते हैं। कि जैसे भारत ने बोल दिया है पाकिस्तान को और चीन को कि हम पहले न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान या चीन हम पर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसका भयंकर रिटेलिएटरी यानी जवाबी कार्रवाई में जवाब देंगे। तो शायद न्यूक्लियर वॉर नहीं हो। पुतिन जो है भयंकर दबाव में है। रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है चरमरा गई है। उनके सारे कल कारखाने पिछले 4 साल 3 साल से काम नहीं कर रहे हैं। जो कल कारखाने काम कर रहे हैं वो सिर्फ युद्धक सामग्री बना रहे हैं, जो कि उसकी खपत जो है यूक्रेन में हो रही है। तो फिलहाल पुतिन, जब वो ऑलरेडी यूक्रेन में दलदल में फंसे हुए हैं, वो नेटो देशों पर हमला नहीं करेंगे, अमेरिका की तरफ हमला नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है सर। और कहीं ना कहीं देखिए शिवांगी जी, अगर इसी तरह की परिस्थितियां सामने आती रहीं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वो देश होगा जो सबसे ज्यादा नुकसान में हो सकता है? क्या वेनेजुएला, मैक्सिको, ऐसे छोटी छोटी जगह होंगी जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? और आने वाले समय में भारत की भूमिका आप क्या देखती हैं इस तरह के सिनेरियो में? जी बिल्कुल, जो पूर्वी देश हैं उनको सबसे ज़्यादा हानि होगी, पूर्वी देशों को। और भारत की भूमिका की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले 2029 तक ये चलेंगी चीज़ें और 2029 में भारत विश्व विजेता बन के आएगा, एक महाशक्ति बनकर आएगा। क्योंकि भारत के जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, उनके आधार पर ये मैं प्रेडिक्शंस कह रही हूँ, भारत वापस से अखंड भारत बनेगा, आर्यवर्त बनेगा। जी ठीक है। अच्छा यूके देवनाथ सर, देखिए जो अभी का पूरा सिनेरियो है, भारत ने हमेशा ही अपना जो पक्ष है वो बिल्कुल क्लियर रखा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की जंग हो या फिर इजराइल हमास की जंग हो। लगातार भारत की तरफ से हमेशा ही अपने पक्ष को बिल्कुल सीधा और सपाट रखा गया है कि वो किस तरफ है और किस तरफ नहीं है, उसे किस तरह से व्यापार करना है, उसे किस तरह से आगे बढ़ना है। कभी भी दबाव की राजनीति जो उस पर काम आई नहीं है भारत पर, क्योंकि ये बदलता भारत है। आप इस सिचुएशन में सर भारत को कैसे देख रहे हैं? आने वाले समय में भारत की तरफ से क्या कोई हस्तक्षेप हो सकता है? क्या कोई बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाया जा सकता है?
खुशबू जी, ये ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि भारत शुरुआती दिनों से, आज़ादी के समय से भी ना इस पाले में रहे, पश्चिमी पाले में, ना इस पाले में। अगर हम देखें, हम नॉन अलाइनमेंट नैम नाम से मूवमेंट था, उसके मेंबर थे। अभी भी हमारी सरकार बहुत क्लियर है कि ना हम अमेरिका के खेमे में, ना हम रूस के खेमे में। हम वही कार्रवाई करेंगे या वही व्यवहार करेंगे रूस के साथ या अमेरिका के साथ, जो कि भारत के लिए फ़ायदेमंद है। रूस से कच्चा तेल हमें सस्ते में मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, हम रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं। रूस से हमें हथियार मिलने शुरू हो गए जब चीन ने हम पर हमला किया 1962 में, तो हमने रूस से टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियाँ, फाइटर विमान लिए, अभी भी ले रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमेरिका से भी लेते रहे हैं, अमेरिका से हम व्यापार करते रहे। अभी भारत का व्यापार अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा है, 130 बिलियन डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कितने भी टैरिफ लगा लें, आने वाले 5 या 10 साल में ये व्यापार बढ़कर 180 बिलियन डॉलर होने वाला है। तो भारत किसी भी खेमे में नहीं है। हाँ, ये पक्की बात है कि अमेरिका क्योंकि एक डेमोक्रेट प्रजातांत्रिक देश है, तो हमारी भावनाएं उनके साथ आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन रूस हमेशा से हमारा हितैषी रहा है। रूस ने भारत के ऊपर कभी भी पीछे से कोई दबाव नहीं डाला, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहा। आज भी अगर आप देखें, इसरो में जितने रॉकेट्स हम लॉन्च कर रहे हैं अंतरिक्ष की तरफ, उसमें रूसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अमेरिका का क्या? ठीक है, अमेरिका बीच-बीच में हमारे को थोड़ा छोट भैया बनाने की कोशिश करता है, खास तौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। लेकिन ये एक क्षणिक मुहूर्त है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा तो वहाँ प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, 2-3 साल के बाद चले जाएंगे। शायद डेमोक्रेट कोई प्रेसिडेंट आ जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी से भी जेडी वांस हो सकते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। वो थोड़ा नरम प्रवृत्ति के हैं, मॉडरेट हैं। तो अभी 2 साल के अंदर ही भारत और अमेरिका के जो तनाव भरा माहौल है, ये खत्म हो जाएगा। देखिए, जब अमेरिका बोलता है कि 50% टैरिफ लगा दिया, 500% टैरिफ लगाऊंगा, रूस के परिप्रेक्ष्य में है कि भारत कच्चा तेल रूस से खरीदता है, उस पैसे से रूस लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में। तो यूक्रेन की लड़ाई तो अगले 3-6 महीने में रुक जाएगी। जिस दिन यूक्रेन का लड़ाई बंद हो जाएगा, ये बहाना कि हम रूस से कच्चा तेल लेकर रूस को पैसे दे रहे हैं जिससे वो लड़ रहा है यूक्रेन, वो बहाना खत्म हो जाएगा। जी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शिवांगी जी, जो परिस्थितियां अभी हैं और जो बात यूके देवनाथ सर कह रहे थे, देखिए जब युद्ध होता है तो जाने अनजाने आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तमाम देशों पर असर पड़ता है दुनिया के किसी भी तरीके से, चाहे व्यापार हो या फिर रक्षा की बातें हो। हर देश अपने आप को मजबूत करता है रक्षा के तरीके से भी। आने वाले समय में आप भारत की जो रक्षा तंत्र है उसको किस तरीके से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितनी ज्यादा और मजबूती से भारत आगे आने वाला है? भारत बहुत मजबूती से आगे आने वाला है। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहती हूँ, अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम पीरियड है। इसमें रक्षा मंत्रालय को सचेत थोड़ा सा रहने की जरूरत है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बता रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई चीजें हो सकती हैं। वापस से ये मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से वापस से अटैक जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। मंगल और शनि का योग बन रहा है, तो पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय उसके लिए सचेत रहें। बिल्कुल। इस अच्छा तरह यूके की जी इस जी। तरह की घटनाएं घटने की पूरी संभावना है। अप्रैल से लेकर मंगल और शनि 2 अप्रैल को आ जाएंगे और उनकी युति बनेगी, और ये जून तक का टाइम पीरियड जा रहा है, अप्रैल से जून। हम्म। ठीक है। तो जी जी बिल्कुल। अच्छा यूके देवराज सर, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं इसमें जैसे कि अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं उससे गुस्सा चाहे चीन को हो या फिर जो किम जोंग उन है उनको या फिर पुतिन को हो, उनको भी आया है और उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ गई हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि अमेरिका के साथ अगर सीधे सीधे लड़ाई हो तो वो किस देश की हो सकती है? क्योंकि किससे नुकसान सबसे ज्यादा है? अगर जो कदम वेनेजुएला में उठाए गए हैं या फिर मैक्सिको के लिए जो बातें कही गई हैं ट्रंप की तरफ से, उसको देखते हुए। हाँ खुशबू, देखो, चीन से और रूस से जो प्रतिक्रिया आई है वेनेजुएला के बारे में, वो
सिर्फ उतनी ही प्रतिक्रिया ही है, यानी घोर निंदा, कड़ी निंदा। हम्म। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, होने की संभावना भी नहीं है। हम्म। चीन जो है वह नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध में फंस जाए, क्योंकि चीन जो है उसको मालूम है कि चीन की एयरफोर्स, चीन की नेवी अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी तरह से रूस भी फिलहाल अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, रूस का जो समुंदर है, सी, काला सागर, वो वहां पर पूरी तरह से दबदबा दूसरे देशों का है। रूस की नेवी ब्लैक सी में बाहर नहीं आ पा रही है। इसी तरह से बाल्टिक सी में अगर देखें या आर्कटिक सी में देखें, तो रूस की नेवी जो है काफी बैकफुट पर है। ऐसे में रूस भी अमेरिका के साथ युद्ध करना नहीं चाहेगा। अमेरिका के साथ कौन युद्ध करेगा? ईरान बार बार धमकी देता है कि वो इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। पिछले साल ईरान ने इसराइल की तरफ 300 से ज्यादा हथियार भेजे थे, लेकिन उससे इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इन 300 हथियारों में से 295 को तो इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने या अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही गिरा दिया। महज 4 या 6 वॉरहेड जो है इसराइल में जाके गिरे। तो इस साल क्या युद्ध होगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान का परिप्रेक्ष्य बहुत क्लियर है। भारत सरकार ने बार बार पाकिस्तान को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हमने सिर्फ उसमें एक क्षणिक पॉज दिया हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है। हम चालू कर देंगे ऑपरेशन सिंदूर को अगर पाकिस्तान ने भारत में किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की। हम भारत में बहुत ही परिपक्व देश हैं। विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय वो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करें। बहुत क्लियर है। आप देख लीजिए, हमने बहुत ही मैच्योरिटी, बहुत ही अक्लमंदी दिखाई जब पाकिस्तान ने लाल किले का जो हमला था उसको अंजाम दिया। हमने उसको एक टेररिस्ट अटैक नहीं माना। भारत सरकार के प्रवक्ता ने आके कहा कि वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट थी, यानी टेररिस्ट घटना थी, यानी उसको हमने पाकिस्तान द्वारा हमला नहीं माना। तो ऑपरेशन सिंदूर को हमने दोबारा से नहीं चालू किया। अभी भी भविष्य में हम फूक फूक कर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि शांत रहो, भारत में गड़बड़ मत करो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, युद्ध करने के लिए भारत को ललकार मत दो। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और सर देखिए, कहीं ना कहीं अब देखना तो ये है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो दुनिया को लेकर जाती हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें ट्रंप की तरफ से कही गई हैं, जिस तरफ से ट्रंप की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं, कहीं ना कहीं अच्छा यूके देवनाथ सर, एक छोटा सा जवाब ये भी चाहती हूँ मैं कि अगर जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है, क्या लगता है कितने वक्त में ट्रंप को क्या कोई जवाब मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और जिस तरह से छोटे छोटे देशों पर हमले हो रहे हैं ट्रंप की तरफ से, क्या कोई बड़ा जवाब अमेरिका को मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है अभी फिलहाल? देखिए, दुनिया में कोई देश फिलहाल अमेरिका के साथ टक्कर नहीं लेगा। हाँ, दुनिया के देश हैं वो पृष्ठभूमि में अमेरिका को समझा सकते हैं। कैसे देश हैं? जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, कुछ हद तक जापान भी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को काबू में ला सकेंगे? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका संविधान थोड़ा अजीबोगरीब है, जहां राष्ट्रपति को सुप्रीम पावर दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप को काबू में लाने के लिए सेनेट में देखिए इम्पीचमेंट नाम का उनका एक कंसेप्ट है, जहां राष्ट्रपति की ताकतों को सीमित किया जा सकता है। बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पे राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। कैसे सीमित होता है। बहुत शुक्रिया यूपी देवनाथ सर, आपका भी, और शिवांगी जी आपका भी। सर दोबारा बातचीत करेंगे हम इस टॉपिक पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे से जुड़ने के लिए। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में ट्रंप ने जिस तरह की नीति अपनाई है, उनको जवाब किस तरह से बाकी देश देते हैं। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।